हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और प्रिपरेशन भी आपकी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी। जैसे कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने एनिमल हस्बेंड्री का सीरीज स्टार्ट किया, जिसमें सबसे पहला इंट्रोडक्शन ऑफ एनिमल हस्बेंड्री देखा। फिर उससे रिलेटेड कुछ मैनेजमेंट का बात किया, जैसे कि रेशन मैनेजमेंट क्या होता है, जिसे रेशन भी कहते हैं। उसके बाद हाउसिंग मैनेजमेंट क्या होता है। फिर हमने रेशन मैनेजमेंट का टाइप भी देखा। सारी चीज़ें हमने देख चुके हैं। आज के इस सीरीज में, आज के इस क्लास में हम आपको बात करेंगे एनिमल से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में। जब मैंने वहाँ पे जीविका वाले जो सीरीज है, जो सेगमेंट है, उसमें मैंने वहाँ सिलेबस देखा तो थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड भी सिलेबस वहाँ पे लिखी हुई थी। तो मैंने सोचा कि टर्मिनोलॉजी करा देते हैं, ताकि टर्मिनोलॉजी क्या होता है कि ये छोटे छोटे पॉइंट होते हैं और वन लाइनर कह सकते हैं, बट ये समझने वाली चीज़ें होती हैं और क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। तो आप सब इस सेशन को और इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखें और इसको प्यार दें। बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर पिन कर दिया कीजिए, और उसके साथ साथ आप अगर पर्सनल में मैसेज करते हैं तो डीएम भी कर सकते हैं मुझे। ठीक है, स्टार्ट करें। स्टार्ट करते हैं। देखो, आप सबको तो ये पता है कि लाइव स्टॉक का मतलब होता है कि जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं ना, उसे हम लाइव स्टॉक कहते हैं। डैट मीन्स कि जो हम पालते हैं, जैसे कैटल्स हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया, कैमल हो गया, ये सब हम क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, और वो भी एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से कर रहे हैं, तो उसे हम लाइव स्टॉक कहेंगे। हालांकि नॉन एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से भी अगर करते हैं, डॉग को भी हम पालते हैं, तो वो डोमेस्टिकेशन और लाइव स्टॉक ही होता है। अब सर, लाइव स्टॉक और एनिमल हस्बेंड्री में क्या अंतर है? देखो, एनिमल हस्बेंड्री इज़ द बिगेस्ट पार्ट, मतलब एनिमल हस्बेंड्री पूरा एक पार्ट है, एक अब्रॉड वर्ड है। उसके अंदर जितने भी एनिमल्स आते हैं, चाहे आप डोमेस्टिकेट एनिमल्स हो चाहे नॉन डोमेस्टिकेट एनिमल, उसको एनिमल हस्बेंड्री में पढ़ते हैं। लेकिन लाइव स्टॉक में ना हम सिर्फ डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। लाइव स्टॉक इज द पार्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। अब देखो, जैसे हमारे पास शेर होते हैं, एलिफेंट होते हैं, इसको तो हम डोमेस्टिकेट नहीं करते हैं एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से। इसे सिर्फ सिंथेटिक और एस्थेटिक्स के लिए, सही लगने के लिए, एक जैसे आप जू घर में जाते हैं तो वहाँ पे, चिड़ियाघर में जाते हैं तो वहाँ पे आपको बहुत तरह से बर्ड भी देखने को मिलता है, एनिमल्स भी देखने को मिलता है, तो उसको डोमेस्टिकेट हम एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से नहीं कर रहे हैं। तो एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से करते हैं, या फिर उसे डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, पाल रहे हैं अपने खुद के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, लाइव स्टॉक कहते हैं। डेट मीन्स कि ऑल डोमेस्टिक एनिमल्स, और डोमेस्टिक एनिमल्स कौन कौन से हो जाएंगे, तो कैटल्स हो जाएगा, बुफैलो हो जाएगा, कैमल हो जाएगा, गोट हो जाएगा, सीप हो जाएगा। ये सारी चीज़ें किस में आएगा, पीग हो जाएगा, जिसे हम स्वाइन कहते हैं। ये सारी चीज़ें हम लाइव स्टॉक के अंदर पढ़ते हैं। तो लाइव स्टॉक समझ में आया। अब टर्मिनोलॉजी का मतलब होता है, एक ग्रीक वर्ड से लिया हुआ सेंटेंस है, लिया हुआ वर्ड है, लैंग्वेज है, जिसमें हम एनिमल से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजी को पढ़ते हैं। जैसे एनिमल से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी को जानते हैं। जैसे अगर कोई एनिमल्स, जैसे हमने सीप को पाला, डोमेस्टिकेट किया, तो सीप को हमने डोमेस्टिकेट किया किस पर्सपेक्टिव से, तो हमें वहाँ से ऊल मिल पाए, यानी कि ऊन जो होता है वो हमें प्राप्त हो जाए। तो ऊन काटने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे। उसी तरह हेन में बहुत सारे, यानी कि मुर्गी में बहुत सारी एक्टिविटी होती है, उसको क्या कहते हैं। डैट मीन्स कि आप कह सकते हैं कि लाइव स्टॉक टर्मिनोलॉजी का मतलब है कि डोमेस्टिक एनिमल से रिलेटेड कुछ ऐसे एक्टिविटी को बताना टर्मिनोलॉजी कहलाता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम टर्मिनोलॉजी। सबसे पहला आता है हमारा सिलेक्शन। अब देखिए, सिलेक्शन क्या होता है। आमतौर पे अगर आप जनरल बात करें सिलेक्शन, जैसे आप किसी जॉब के एग्ज़ाम करते हैं, एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, जैसे आप मान लो आप जीविका का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो जीविका वाले आपको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट किस आधार पे करेंगे, आपकी क्वालिफिकेशन सही होना चाहिए, आपके पास नॉलेज होना चाहिए, आपने एग्ज़ाम को फोड़ा है। दैट मीन्स कि आपके अंदर सुपेरिटी गुण है, जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया उसके कंपैरिजन में। तो सिलेक्शन का मतलब होता है एक सही एनिमल्स का चयन करना, सिलेक्शन कहलाता है। कि उस एनिमल्स में किसी प्रकार का डिजीज़ ना हो, उस एनिमल्स में किसी प्रकार का रोकथाम ना लगा हो, रोग ना लगा हो, उसकी जितनी भी ऑर्गन है सारे एक्टिव हो, और सारे ऑर्गन नॉर्मली वर्क करता हो, और मिल्क प्रोडक्शन भी वो काफ़ी अच्छा दे रहा हो। अगर हमें ड्रॉट पर्पज़ से पालना है तो ड्रॉट पर्पज़ भी अच्छा काम कर रहा है।
डैट मीन्स कि हम कह सकते हैं कि कोई भी एनिमल्स जिसको हम उसके सुपेरिटी के बेस पे, उसके क्वालिटी के बेस पे, उसके क्वांटिटी के बेस पे जब हम सिलेक्शन लेते हैं, जब उसे हम चयनित करते हैं, जब उसे सेलेक्ट करते हैं, उसे हम सिलेक्शन कहते हैं। तो सिलेक्शन का अगर हमें परिभाषा देना हो तो हम क्या कह सकते हैं? सिलेक्शन इज द प्रोसेस जिसमें इन विच हम क्या कहते हैं, सुपीरियर एनिमल्स आर सेलेक्टेड, यानी कि सुपीरियर एनिमल्स को सेलेक्ट करते हैं। अब सुपीरियर एनिमल का मतलब क्या होता है कि जो एनिमल्स अच्छा दूध उत्पादन देता हो, अच्छा हेल्थ उसका और सही हो, सारे ऑर्गन सही से काम करता हो, उसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यानी कि बहुत सारे एनिमल्स में से एक सही एनिमल्स को सेलेक्ट करना सिलेक्शन कहलाता है। उसके बाद आता है कलिंग। कलिंग इज द अपोजिट ऑफ सिलेक्शन। जैसे सिलेक्शन में हमने बहुत सारे झुंड से एक सही एनिमल्स को निकाल रहे थे। जैसे मान लो भाई, आपको अगर सिलेक्शन लेना, आपको अगर सेलेक्ट करेगा जीविका वाले, तो डैट मीन्स कि बहुत सारे बच्चों में से आपको सेलेक्ट किया उन्होंने, आपके अंदर सारी गुण है उस जॉब को फुलफिल करने के लिए, तभी तो सेलेक्ट किया। तो उसी तरह से जब हम एनिमल्स में, सारे एनिमल्स में से, मतलब एनिमल्स के झुंड से एक सही एनिमल्स को चयनित कर लेते हैं, उसे सिलेक्शन कहते हैं। कलिंग इसका अपोजिट कैसे है मैं बताता हूँ। कलिंग का मतलब होता है कि जो आपके पास सुपीरियर एनिमल्स है या जो आपने सेलेक्ट किया एनिमल्स है, उसमें से कोई एनिमल्स ऐसे भी होते हैं कि वो डिजीज हो गया हो, या फिर हेल्दी ना हो, या फिर अनप्रोडक्टिव हो। जैसे मान लो कि हमने सेलेक्ट करके सारे एनिमल्स को एक जगह रख दिया, फिर कुछ समय बाद हमने देखा कि कुछ इसमें से एक ऐसे एनिमल्स है जो ना तो प्रोडक्शन दे रहा है, ना तो उसका हेल्थ सही रह रहा है। हमने सिलेक्शन कर लिया लेकिन उसका हेल्थ सही नहीं रह रहा, तो उसे हम क्या कहेंगे? कलिंग कर देंगे। कलिंग डेट मीन्स कि उसे हम हटा देंगे। तो कलिंग का एग्जाम्पल या कलिंग का अगर हमें डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं कि जब बहुत सारे एनिमल्स, सुपीरियर एनिमल्स में से हम किसी अनप्रोडक्टिव, अनहेल्दी, अनयूजफुल एनिमल्स को जब हम हटा देते हैं तो उसे हम कलिंग कहते हैं। इसे अगर और लैंग्वेज में समझना है साधारण, तो इसे ऐसे समझ सकते हैं हम कि जैसे मान लो कि हम लोग अपने घरों में पोटैटो स्टोर करते हैं। अब पोटैटो स्टोर करते हैं तो कुछ उसमें से पोटैटो ऐसे होते हैं, अब जब हमने पोटैटो स्टोर किया तो मतलब सुपीरियर और क्वालिटी वाइज पोटैटो हमने लाया घर में, ऐसा तो है नहीं कि ख़राब पोटैटो उठाया और मतलब रख दिया स्टोर करने के लिए। तो हमने सही पोटैटो को स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसमें इन बिटवीन हो सकता है कि किसी कारणवश उसमें डिसऑर्डर आ जाए, कुछ पोटैटो सड़ जाते हैं, तो उसको हम वहाँ से हटा देते हैं। क्यों हटा देते हैं? क्योंकि ये सड़ा हुआ पोटैटो पूरे पोटैटो को ख़राब कर देगा। उसी को हम कहते हैं, जैसे हम पोटैटो को हटा रहे हैं, यहाँ एनिमल्स को हटा देंगे, उसे हम कलिंग कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है डोकिंग। डोकिंग का मतलब क्या होता है? ये डोकिंग स्पेशल सीप में किया जाता है, ये भी याद रखना। स्पेशल किस में किया जाता है? तो सीप में किया जाता है, यानी कि भेड़ में किया जाता है। सीप में क्यों करते हैं? अब सीप में इसलिए करते हैं कि सीप जो होता है ना, वो क्या करता है, जब वो अपने पूँछ को, अपने टेल को ज़मीन पे यानी कि अर्थ पे रखता है, तो बहुत सारे पैरासाइट उसके पूँछ के पास में लग जाते हैं। और इन जनरल भी बहुत सारा पैरासाइट उसके पूँछ पे अटैक करते हैं। इसलिए म्यूजियम ऑफ पैरासाइट हम सीप की पूँछ को ही कहते हैं। तो जब पूँछ में बहुत सारे पैरासाइट, परजीवी लग जाते हैं, तो कभी ना कभी ये पूँछ अपनी बॉडी पे रखेगा ही रखेगा। तो उस समय क्या होगा, इसके बॉडी पे पैरासाइट आ जाएंगे, और जब बॉडी पे पैरासाइट आ जाएगा तो हम सीप को ऊन प्रोडक्शन के लिए पाल रहे हैं, तो वहाँ से हमारा ऊन खराब हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, इसके पूँछ को काट देते हैं। इसे हम डोकिंग कहते हैं। डोकिंग का मतलब है कि रिमूवल ऑफ द टेल फ्रॉम द सीप इज नोन एज डोकिंग। अब इसे समझना है कि डोकिंग क्या होता है, तो ये लिखा हुआ भी है कि रिमूवल ऑफ टेल फ्रॉम द सीप, यानी कि सीप के टेल को रिमूव कर देना क्या कहलाता है? डोकिंग कहलाता है। अब रिमूव कब करेंगे? जब एनिमल छोटा होगा तभी करेंगे। एडल्ट होने पे तो काफ़ी उससे परेशानी हो जाएगी। तो हम कब करते हैं? एज ऑफ सीप, यानी कि 7 से 15 दिन का जब वो एनिमल्स होता है, उसे हम डोकिंग कर देते हैं, यानी कि उसके सीप को रिमूव कर देते हैं। 1 से 2 वीक भी कह सकते हैं। मोटिव क्या होता है? तो प्रोटेक्टिव पैरासाइट, हमने बताया कि परजीवी लग जाता है, तो परजीवी से बचाने के लिए हमें क्या करना होता है? डोकिंग करना पड़ता है। उसके बाद 2 टर्म आता है और ये काफ़ी टर्म इंपॉर्टेंट है। पहला है डिसबर्डिंग और दूसरा है हमारे पास डीहॉर्निंग। देखो, कहीं भी डी शब्द आता है ना तो निगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है। डी का मतलब होता है
रिमूव करना या काटना या हटाना। और बडिंग का मतलब होता है बर्ड। अब देखो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक तो बडिंग है, एक हॉर्निंग है। हॉर्न का मतलब तो आप जान रहे हैं सींग होता है। बर्ड का मतलब है कि जो सींग बना है वो पहले बर्ड का रूप में रहा होगा, छोटा सा रहा होगा। जैसे आप जनरली जब आप कोई प्लांट को देखोगे तो प्लांट में जो ये वाला बर्ड होता है ना, इसे हम बर्ड कहते हैं। उसका साइज छोटा होता है और इसी बर्ड से नए बर्ड या नए प्लांट निर्माण कर सकते हैं। तो हॉर्टिकल्चर में इसे हम बर्डिंग कहते हैं और बर्डिंग के माध्यम से मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट हम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें समझना है कि जो हॉर्न बड़ा हुआ है वो पहले बर्ड का रूप में हुआ होगा छोटा सा, और वो धीरे धीरे विकास होकर हॉर्न बना होगा। तो जो इनिशियल पीरियड का हॉर्न है यानी कि छोटा हॉर्न है बर्ड के स्ट्रक्चर लाइक में, उसे हम बर्डिंग कहते हैं। अब इस बर्ड को हटाएंगे तो डिसबर्डिंग कहलाएगा। अगर हम उसे एडल्ट स्टेज में हटा रहे हैं, जब हॉर्न पूरी तरह से कंप्लीट बन चुका है, तो उसे हम डिहॉर्मिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिहॉर्मिंग कहते हैं। तो डिसबर्डिंग का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ बर्ड फ्रॉम द एनिमल्स इज नोन एज डिसबर्डिंग, और डिहॉर्मिंग का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हॉर्न फ्रॉम द एनिमल्स। अब इनके लिए ना सबसे बढ़िया मेथड होता है केमिकल मेथड। डिहॉर्मिंग या डिसबर्डिंग जब भी करना हो तो आप केमिकल का यूज़ करेंगे। केमिकल में हमारे पास आ जाता है सोडियम, इसमें आ जाता है सोडियम कास्ट, एक तो आता है हमारा कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का हम ज़्यादा यूज कर सकते हैं। बाकी एक और केमिकल है, उसका नाम देखते हैं। पहला हमारे पास है कि इसको करते क्यों है। अब देखो, रिमूवल ऑफ स्मॉल हॉर्न फ्रॉम द एनिमल्स, जिसे हमने बर्ड कहा, वो बर्डिंग कहलाएगा। तो बर्डिंग ये इनिशियल स्टेज है किसका, हॉर्निंग का। तो ये स्टार्टिंग पीरियड में ही करना पड़ेगा जब एनिमल छोटे होंगे। तो 1 से 15 दिन का जो एनिमल्स होता है उसमें हम ये वाले प्रोसेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो रिमूवल ऑफ स्मॉल हॉर्न यानी कि बर्डिंग कर सकते हैं। कब? जब एनिमल्स 1 से 15 दिन का हो। लेकिन बेस्ट मेथड ऑफ डिस बर्डिंग या डी हॉर्मिंग का मतलब, अच्छा, अब डी हॉर्मिंग का एग्जाम्पल परिभाषा पूछे या डिफाइन करना हो तो आप क्या कह सकते हो कि रिमूवल ऑफ दी टॉल हॉर्न या फिर लार्ज हॉर्न या फिर मैच्योर हॉर्न फ्रॉम द मैच्योर एनिमल्स, उसे हम क्या कहते हैं? डी हॉर्मिंग कहते हैं। बाकी दोनों एक दूसरे से कनेक्ट ही हैं। बर्डिंग हम कब करेंगे? 1 से 15 दिन। लेकिन डी हॉर्मिंग कब करेंगे? जब मैच्योर हो जाएगा। इसमें केमिकल मेथड हमने बताया कि केमिकल मेथड इज द बेस्ट फॉर डिसबर्डिंग या डी हॉर्मिंग, जिसमें हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा कहते हैं। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं? पोटेशिक सोडा कहते हैं। तो ये दोनों केमिकल को हम यूज़ करते हैं किसके लिए? तो रिमूवल ऑफ बर्डिंग के लिए। उसके बाद आता है डी वार्मिंग। डी वार्मिंग का मतलब है कि अब देखो, डी वार्मिंग और ये सारी चीज़ें पढ़ने से ना पहले आपके मन में ये चीज़ें होनी चाहिए कि हम एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर रहे हैं, पाल रहे हैं सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, प्रोडक्शन लेने के लिए। अगर वो छोटे स्केल पे कर रहे हैं जैसे गाँव के किसान करते हैं तो वो भी प्रोडक्शन लेने के लिए करते हैं, लेकिन छोटे स्केल पे करते हैं। लार्ज स्केल में कर रहे हैं तो हम चारों तरफ एनिमल्स को पाल रहे हैं इसीलिए ताकि हमें उस वहाँ से प्रोडक्शन मिल जाए। इंसान इतना लालची चीज़ है कि जब तक किसी से प्रोडक्शन नहीं मिलता है उस पर वो काम नहीं करता है। जैसे आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अनप्रोडक्टिव होते हैं, वो आज रोडों पर घूम रहे हैं, उनको कोई पाल नहीं रहा, उसे कोई खिलाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये होता है। तो जब भी एनिमल हस्बेंड्री पढ़ेंगे तो थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि हम जब भी एनिमल्स को पाल रहे हैं डैट मीन्स कि उससे हमें प्रोडक्शन लेना है। और जब प्रोडक्शन लेना है तो हमारा एनिमल स्वस्थ होना चाहिए, किसी प्रकार का डिजीज़ नहीं उसमें लगना चाहिए, किसी प्रकार के रोग नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का अनप्रोडक्टिव नहीं बनना चाहिए। तो इसके लिए हम सारे केयर और मैनेजमेंट करते हैं। इसीलिए तो हमने बताया था कि हाउसिंग मैनेजमेंट क्या करे भाई, अपने लिए घर लोगों को नहीं बना पाते हैं, झोपड़ी मरी में रहते हैं, लेकिन एनिमल्स के लिए घर बनाना पड़ता है क्योंकि हमें वहाँ से प्रोडक्शन मिल रहा है ना। अगर उसको हम सही एनिमल्स में सही वातावरण में नहीं रखेंगे तो फिर प्रोडक्शन नहीं मिल पाएगा। तो ये होता है। तो डी वर्मिंग का मतलब होता है कि जो एनिमल्स हमने रेयर किया है ना उसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारे कीड़े मकोड़े जैसे बैक्टीरिया वायरस वगैरह लग जाता है, मतलब उसके पेट के अंदर। तो उसके पेट को जितने भी डस्ट पार्ट होते हैं या कोई भी बैक्टीरिया वायरस होता है उसको हटाने के लिए हम डीवर्मिंग करते हैं। तो डीवर्मिंग का मतलब होता है कि इंटरनली पैरासाइट, ऐसे कह सकते हैं कि जो अंदर पैरासाइट है ना पेट के अंदर, स्टमक के अंदर, उसको रिमूव करना क्या कहलाता है? डीवर्मिंग कहलाता है।
अब जैसे आप जनरली सुनते हैं कि इंसानों को 6 मंथ बाद या 3 मंथ बाद हमेशा कीड़ा का दवाई खाना चाहिए। कीड़ा का दवाई खाने से क्या होता है कि अंदर जो भी हमारे पास बैक्टीरिया वायरस वगैरह जो भी है, पैरासाइट जो भी है, वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो एनिमल्स को हेल्थ रखने के लिए तो ये भी कदम बहुत ज़रूरी है। तो डीवर्मिंग का मतलब होता है कि रिमूवल ऑफ द इंटरनल पैरासाइट, यहाँ पे होगा भी। अब देखो रिमूवल ऑफ इंटरनल पैरासाइट को हम क्या कहते हैं, स्टोमक, स्टोमा लिखा हुआ है, बदल देंगे इसको स्टोमक, ठीक है। स्टोमक के आंतरिक परजीवी का निकालना, यानी कि उसके अंदर के परजीवी है उसको क्या करना, ख़त्म कर देना। किसके माध्यम से, तो केमिकल वगैरह यूज़ कर सकते हैं। जिसमें से अगर बात करें तो किसमें, काऊ और बुफैलो काफ की अगर हम बात करते हैं, काफ, काफ का मतलब होता है कि काऊ और बुफैलो का जो बछड़ा होता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसे हम काफ कहते हैं। तो ये फर्स्ट वीक आफ्टर बॉर्न, यानी कि जन्म से लेकर फर्स्ट वीक तक आपको ये कदम करनी चाहिए। पहली बार उसे डीवॉर्मिंग करना है। डीवॉर्मिंग यानी कि पेट को उसके पैरासाइट जो लगा हुआ है वो हट जाएगा, और उसे कंटिन्यूअसली 6 मंथ तक करते रहना है। 6 मंथ तक आप कंटिन्यू करो, उसके बाद 3 मंथ के बाद उसे अल्टरनेट फॉर्म पे दो कि 3 3 मंथ पे क्या करके देंगे। यानी कि बच्चा पैदा होने के बाद पहला सप्ताह में नियंत्रण 6 मंथ तक करना है, कंटिन्यूअसली 6 मंथ तक, ठीक है। तो डीवर्मिंग क्या हुआ, रिमूवल ऑफ द इंटरनल पैरासाइट। और रिमूवल ऑफ द पैरासाइट हम कहाँ खत्म कर रहे थे, टेल के, तो सीप में खत्म कर रहे थे, उसे हम क्या कह रहे थे, तो डीवर्मिंग कह रहे थे। तो ये भी ध्यान रखना है, डीवर्मिंग कह रहे थे, एक बार देख लेते हो। डीवर्मिंग नहीं कह रहे थे, डीवर्मिंग तो ये होता है इंटरनली पैरासाइट को ख़त्म करना। जब इसको पूंछ को काटते हैं ना तो उसे हम कहते हैं डोकिंग, तो डोकिंग कह रहे थे, ठीक है। और इसमें मेडिसिन आ जाता है, लाल चूड़ा, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो मेडिसिन का नाम नहीं भी याद रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब आता है हेन में कुछ बैड हैबिट को ख़त्म करने के लिए प्रैक्टिसेस की जाती है, जैसे कि डी बिकिंग। अब डी लगा हुआ है तो डी का मतलब होगा रिमूव, और बिक का मतलब होता है उसका चोंच, चोंच को काट देना, डी बिकिंग कहलाता है। अब सर चोंच क्यों काट रहे हैं, तो चोंच काटने का एक ही पर्सपेक्टिव है कि मान लो कि डेयरी फार्म में तो बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे बर्ड होते हैं, मुर्गियाँ होती हैं, तो वो आपस में एक दूसरे को चोंच मारकर नुकसान ना पहुंचाए, आपस में लड़ ना जाए, भिड़ ना जाए। अब आपको पता है कि बहुत सारे जब एनिमल्स हो, ह्यूमन्स हो, एक साथ रहते हैं तो थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा तो होते रहता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके चोंच को ही काट देते हैं कि ताकि अब भाई लड़ो, जिससे भी लड़ना है, जैसे भी लड़ना है लड़ो, इससे नुकसान नहीं होगा। तो चोंच हम काट देते हैं, ठीक है। तो चोंच काटने का भी अलग अलग तरीका होगा। जैसे उसका अपर वाला जो चोंच होता है ना, जैसे आपने देखा होगा, जैसे यहाँ पे इस इमेज में देखो, इस इमेज पे देखो, ये देखो, ये ज़्यादा कटा हुआ है, नीचे वाला कम कटा हुआ है। तो यहाँ पे अपर हम क्या करते हैं, 25% काट देते हैं, 1/4 काटते हैं, 25%। लेकिन लोअर बिक, बिक मतलब चोंच, 1/80 पार्ट काटते हैं, डैट मीन्स कि 12%। क्योंकि ज़्यादा फोर्स अगर लड़ेगा, किसी एनिमल्स को नुकसान पहुंचाएगा, तो अपर वाला पोर्शन से ज़्यादा वो मारता है। तो इसलिए हम अपर वाला पोर्शन को थोड़ा सा ज़्यादा काटते हैं एज कम्पेयर टू लोअर बिक का। तो ऊपरी चोंच हम 1/4 यानी कि 25% काटते हैं, निचली चोंच 1/8 यानी कि 12% काटते हैं। क्यों काटते हैं, तो बैड हैबिट डिफिकल्ट टू फीडिंग, फीडिंग में भी डिफिकल्ट होता है, उसके साथ साथ इसके पास बैड हैबिट है। बैड हैबिट जैसे एक दूसरे से लड़ाई कर लेना। उसके बाद आगे चलते हैं। एक आता है कैनाबोलिज्म। कैनाबोलिज्म का मतलब होता है कि ये भी बैड हैबिट है। इसमें एनिमल्स क्या कर रहा है, अपने आप एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट कर दे रहा है, उसे हम कैनाबोलिज्म कहते हैं। कैनाबोलिज्म इज़ द बैड हैबिट फॉर द हेन, यानी कि मुर्गी, जिसमें एक दूसरे को चोंच मारकर नुकसान पहुंचाया जाना, मतलब नुकसान पहुंचाया जाता है। तो ये कब होता है, जैसे मान लो कि चोंच भी ना हो, फिर भी उनके अंदर अगर सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक की कमी हो गई, सोडियम क्लोराइड अगर नमक की कमी हो गई, डैट मीन्स कि वो एक दूसरे को मारना स्टार्ट कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि एनिमल्स में नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड की जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हुए चलना है। दूसरा आता है, तीसरा आता है कैनाबोलिज्म। अब देखो, एक हमने देखा कि हेन में अगर हम बात करें तो एक तो हमने डीबिकिंग देखा, दूसरा हमने देखा कैनाबोलिज्म, और तीसरा हमने देखा कि कैपोनाइजेशन क्या होता है। अब कैपोनाइजेशन में क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं ना, एनिमल्स में भी जो बर्ड होते हैं
जैसे मुर्गियाँ होती है, पोल्ट्री होती है, और पोल्ट्री में बहुत सारे बर्ड आते हैं, उसमें से मुर्गी भी एक आती है। तो मुर्गी में अगर उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम ख़त्म कर देंगे ना, मेल्स में या फीमेल्स में, तो रिप्रोडक्टिव पार्ट को ख़त्म करने के बाद वो एनिमल्स ना स्ट्रेस में नहीं आएगी, हमें मीट प्रोडक्शन भी वहाँ से ज़्यादा काफ़ी मिल जाएगा, क्योंकि जो एनर्जी कन्वर्ट हो रहा था, जो एनर्जी लॉस हो रहा था उससे रिप्रोडक्टिव पार्ट में, वो एनर्जी लॉस नहीं हो पाएगा। तो इसमें मेल्स में, इसमें हम कैसे करते हैं भाई, मतलब कैनाबोलिज्म कैसे करते हैं। तो कैनाबोलिज्म का मतलब है किसी हार्मोन का यूज़ किया और यहाँ पे रख दिया इस हार्मोन को, और इस हार्मोन को रखने के बाद इसमें मेल जो ऑर्गन होगा, मेल जो पार्ट होगा या फिर रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा मेल या फीमेल का, वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो कैपोनाइजेशन फॉर क्वालिटी और क्वांटिटी के लिए हम क्या करते हैं, रिमूवल ऑफ द पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ हेन, यानी कि मुर्गी का प्रजनन अंग को काट देना, क्या कहलाता है, तो कैपोनाइजेशन कहलाता है। कैपोनाइजेशन ही है ना, कैपोनाइजेशन कहलाता है, कैपोनाइजेशन कहलाता है। किस लिए करते हैं, तो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ मीट, क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ मीट, ठीक है। एज कब करेंगे, तो 10 वीक, जब वो एनिमल जन्म से लेकर 10 वीक का हो जाएगा, तो ये वाला प्रैक्टिस करते हैं जिसका नाम है कैनाबोलिज्म, कैपोनाइजेशन, सॉरी, कैपोनाइजेशन। उसके बाद और इसमें किसका यूज़ करते हैं, तो हार्मोन का यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है कि डबिंग क्या होता है। डबिंग इज अ बैड हैबिट, ये हेन में ही देख रहे हैं, तो हेन में याद रखना, पहला तो डिबिकिंग करते हैं, उसके बाद कैपोनाइजेशन करते हैं, उसके बाद कैनाबोलिज्म करते हैं। कैपोनाइजेशन में बताया कि रिप्रोडक्टिव पार्ट को हटा देते हैं, कैनाबोलिज्म में वहाँ में हमने बताया कि आपको जब उसमें सोडियम की कमी हो जाती है तो वो एक दूसरे को चोंच मार कर नुकसान पहुँचाना स्टार्ट कर देता है। चोंच को काटना क्या कहलाता है, डीबिकिंग कहलाता है। चोंच को हिंदी में हम चोंच कहते हैं और इंग्लिश में हम इसे बिगिंग कहते हैं, बिग कहते हैं। अब आता है डबिंग। डबिंग का मतलब होता है कि जब आप एनिमल्स को देखोगे ना, जब आप मुर्गी को देखोगे ना, उसके ऊपर एक कॉम बना होता है। कॉम का मतलब होता है कि कंधी कह सकते हैं, उसके जो कंध होता है ना, ये वाला भाग, इसको जब हम काटते हैं, डिबिकिंग द प्रोसीड ऑफ द रिमूवल ऑफ कॉम, यानी कि इस कॉम को काटते हैं। जैसे आप इसमें देखो, इसमें और इसमें और इसमें देखो, ये कटा हुआ भाग है, तो इस कॉम को हमने जब रिमूव किया ना, इस कॉम को, इसी को हम कह देते हैं डिबिकिंग। और क्यों करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि ताकि वो स्ट्रेस में ना आए, ये हटा देने के बाद ना वो स्ट्रेस फ्री हो जाती है, इसलिए करते हैं। उसके बाद आता है हमारा पिकिंग। पिकिंग का मतलब होता है कि पिकिंग को समझने के लिए ना आपको थोड़ा सा हैचिंग समझना पड़ेगा कि हैचिंग होता क्या है। अब हैचिंग की अगर हम बात करते हैं, तो हैचिंग का मतलब होता है कि चूजा जो होता है ना, वो एक से बाहर आ जाता है, उस प्रोसेस को हम हैचिंग कहते हैं। लेकिन हैचिंग जब होता है तो उस समय जब वो बाहर आता है तो वो सेल ना, जो एग का सेल होता है वो टूटता है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पिकिंग कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पिकिंग इज द प्रोसेस ऑफ या बाय प्रोसेस ऑफ हैचिंग, यानी कि हैचिंग के बाद का ये प्रक्रिया है, ये यानी कि हैचिंग के पहले का प्रक्रिया है। क्यों, जैसे मान लो कि कोई चूजा, जैसे मान लो यहाँ पे दिया भी होगा, एक मिनट मैं देखता हूँ, नहीं दिया हुआ है। आप सिर्फ इतना समझो कि मान लो कि एनिमल्स का ये एग है, एक मिनट, ये एग है, इसमें से कोई चूजा है यहाँ पे, ये बाहर निकलेगा तो ये वाले सेल को तो रिमूव करके निकलेगा, ऐसा तो है नहीं कि सेल टूटेगा ही नहीं, ये बाहर नहीं आ जाएगा। तो जब सेल को टूटना, जब तोड़कर या ब्रेक करके जब वो बाहर आता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, हैचिंग। लेकिन सेल को टूटना क्या कहलाता है, पिकिंग कहलाता है। यानी कि सेल जब टूटा है उसे पिकिंग कहते हैं, सेल टूटने के बाद जब बच्चा चूजा बाहर आता है उसे हम क्या कहते हैं, हैचिंग कहते हैं। तो लिख सकते हैं मुर्गियों के द्वारा एक दूसरे के पंखों को कुतर कर, नहीं ये गलत है, ये परिभाषा लिखा हुआ गलत है। पिकिंग का मतलब आप समझेंगे कि जब एनिमल्स हैचिंग के बाद वो बाहर आता है, तो बाहर आने के बाद जो सेल तोड़ता है उसको हम पिकिंग कहते हैं, बस। उसके बाद आता है कि मुर्गी में ही देख रहे हैं हम, बॉयलर और एक होता है रोस्टर। अच्छा, आप सब बिहार से हो तो आप सभी ये तो जानते होंगे कि मटन या चिकन खूब खाते होंगे। जो खाता है उनके लिए, जो नहीं खाता है उनके लिए तो समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन डिफिकल्ट कुछ नहीं होगा, इमेजेस है, आपको ये नहीं कहेगा कि सर आप क्या लगा रहे हो, ये समझने के लिए होती है। और ये सब कुछ दिक्कत नहीं होती है, अगर आप खाते हो तो भी ठीक है, नहीं खाते हो तो भी ठीक है। जैसे मान लो कि इतने सारे एनिमल्स, अगर कोई खाना ना खाए, उसके मांस ना खाए, तो फिर वो एनिमल्स को हम क्या करेंगे,
पालना बंद कर देंगे। जब पालना बंद कर देंगे तो उसका ख़त्म हो जाएगा, और जब पालना बंद कर देंगे तो जो हमारा एनिमल्स का वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूज़ होना बंद हो जाएगा। तो हालांकि वो बात की बात है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। अभी हम समझते हैं कि बॉयलर क्या होता है, रोस्टर क्या होता है। देखो, बॉयलर और रोस्टर का मतलब है कि ऐसा एनिमल्स, अब एनिमल्स में कौन सा, मुर्गी को पालना जिसे हम मीट पर्सपेक्टिव से पाल रहे हैं, मीट के लिए पाल रहे हैं, उसे हम कहते हैं बॉयलर या रोस्टर। अब सर अंतर क्या होगा फिर दोनों का? तो अंतर ये है कि बॉयलर हम जब छोटे एनिमल्स को मीट पर्सपेक्टिव से पालते हैं उसे हम बॉयलर कहते हैं। रोस्टर का मतलब होता है जब एडल्ट एनिमल्स या फिर थोड़ा सा मैच्योर एनिमल्स या फिर बॉयलर एनिमल्स से थोड़ा से बड़े एनिमल्स को जब हम मीट के लिए पालते हैं उसे हम रोस्टर कहते हैं। तो कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, बहुत आर सेम, मतलब दोनों सेम ही है, लेकिन आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि बॉयलर का मतलब होगा कि छोटे एनिमल्स को जब हम मीट पर्सपेक्टिव से पालेंगे उसे हम बॉयलर कहेंगे। रोस्टर, जैसे आप रोस्ट करके खाते हो, तो रोस्टर किसे करेंगे, जब वो एडल्ट हो जाएगा, जब मैच्योर हो जाएगा, तो इसे हम रोस्टर कहते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा भी होगा कि बॉयलर hen डोमेस्टिकेशन फॉर द मीट प्रोडक्शन, और ये भी hen प्रोडक्शन फॉर द मीट प्रोडक्शन। लेकिन 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 दोनों में अंतर क्या है? तो इसका एज 6 से 8 वीक ही रहेगा, लेकिन इसका एज 9 to 12 वीक ही रहेगा। और वेट में भी काफ़ी डिफरेंट होगा। अब छोटा है तो ऑब्वियसली सी बात है कि उसमें वेट में डिफरेंट होगा, तो इसका वेट कितना होगा, 1.5 से लेकर 2 kg। लेकिन इसका वेट कितना होगा, मोर देन 2 kg। एज तो 9 से 12 वीक। तो इस तरह याद रखना है दोनों। अब हम मीट के पर्सपेक्टिव से पाल रहे हैं उसे बॉयलर का, बॉयलर में जो छोटा वाला है उसे बॉयलर कहते हैं। जो 6 से 8 वीक का होता है और जो 9 से 12 मतलब 12 वीक का होता है उसे हम रोस्टर कहते हैं। दोनों हम किस पर्सपेक्टिव से पाल रहे हैं, तो मीट पर्सपेक्टिव से। सेम आ जाता है एक कंडीशन की लेयर या लेयरिंग, या फिर लेयर क्या होता है? तो लेयर का मतलब होता है कि ऐसा मुर्गी, मतलब इस प्रकार का मुर्गी जिसको हम किसके लिए पालते हैं, एक प्रोडक्शन के लिए पालते हैं, उसे हम लेयरिंग कहते हैं। तो लेयरिंग इज नथिंग, लेयरिंग इज द डोमेस्टिकेशन ऑफ hen फॉर द egg प्रोडक्शन। इफ you are domestication hen for the meat perspective, like roaster, like boiler, then is called roaster and boiler. But if hen domesticate for the egg perspective, then is called लेयर। यानी कि लेयर, जब हम मुर्गी को अंडे के उत्पादन के लिए पालते हैं उसे हम क्या कहते हैं, लेयर कहते हैं। अब लेयर एक टर्म है, लेयर का मतलब होता है एनिमल का वो ग्रुप जिसको हम किसके लिए पाल रहे हैं, एक प्रोडक्शन के लिए पाल रहे हैं। जैसा यहाँ समझे, hen डोमेस्टिकेशन फॉर द एक पर्सपेक्टिव या एक प्रोडक्शन बताया ही हमने। एक प्रोडक्शन एनिमल्स में 21 से लेकर 22 वीक से लेकर 72 वीक तक एक प्रोडक्शन देती है। यानी कि जब कोई मुर्गी 21 से 22 वीक का हो जाता है, वहाँ से लेकर 72 वीक तक वो क्या करती है, एक प्रोडक्शन देती है। यानी कि वहाँ से आप एक प्रोडक्शन ले सकते हैं। लेकिन जैसी वो 72 वीक के बाद की मुर्गी रहती है, बन जाती है, उसे हम ब्रूडिंग hen कहते हैं, जो एक प्रोडक्शन नहीं देती है। देखो, यहाँ कोई चीज़ें ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ समझने की बात है। आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर कितना है वो मैटर करेगा। सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो एक दूसरे में कोई ना कोई की पॉइंट ज़रूर है जिससे आपको पता चल जाएगा। जैसे लेयर में हमने बताया एक प्रोडक्शन की पॉइंट। लेयरिंग कब होता है, एक प्रोडक्शन कब होता है, 21 से 22 से लेकर 72 वीक तक। 72 वीक के बाद की मुर्गी को हम क्या करेंगे, जब वो hen प्रोडक्शन नहीं देगा तो उसे हम कहेंगे ब्रूडिंग है। तो मीट के लिए पाला तो बॉयलर कहलाया, रोस्टर कहलाया। एक के लिए हम पालते हैं तो लेयर कहलाता है। उसके बाद ब्रूडिंग, लेयरिंग और ग्रोअर मैनेजमेंट, इन तीनों को एक साथ समझ लेते हैं। अब देखो होता क्या है कि जब हम खुद अपने पे एग्जांपल लें, तो जब हम लोग छोटे थे तो हमारे लिए रूम की अगर हम बात करें, अपना स्पेस, पर्सनल स्पेस की बात करें, तो मम्मी के साथ सोते थे। चूँकि मम्मी केयर करती थी, देख रेख करना होता है कि बच्चे कुछ कर ना ले, उनको पता होता नहीं है कि क्या है नहीं है। तो जब छोटे स्टेज में मम्मी के पास रहना स्टार्ट किए, फिर जैसे जैसे एडल्ट हुआ, फिर मैंने हम लोगों ने ये स्टार्ट किया कि भाई पर्सनल स्पेस भी मुझे होना चाहिए। तो हमने एक अलग से रूम अलॉट करवाया मम्मी पापा से, और अलग रहना स्टार्ट कर दिया। तो ये जो तीनों टर्म आप देख रहे हैं ना, ब्रूडिंग, रेयरिंग और ग्रोअर मैनेजमेंट, ये तीनों इसी से कनेक्शन है। जब एनिमल्स होगा, छोटा रहेगा, तो उसको हम अलग एनिमल्स में रखेंगे। और hen के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि मुर्गी के बारे में। जब मुर्गी छोटा होगा तो उसके एक रूम में रखेंगे, उसे क्या कहेंगे। जब वो बड़ा हो जाएगा उसे दूसरे रूम में रखेंगे, उसको क्या कहेंगे। जब बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, एडल्ट हो जाएगा, तो उसके लिए एक रूम होगा, उसके क्या कहेंगे।
जैसे अगर आप समझना चाहें तो आप अपने से ही समझ सकते हैं। जब हम लोग छोटे थे तो मम्मी पापा के साथ में ही सोते थे, क्योंकि उनको केयर करना पड़ता था कि हमें कुछ दिक्कत ना हो जाए। फिर जैसे जैसे बड़ा हुए हम लोग पर्सनल स्पेस मांगना स्टार्ट किया, फिर एक रूम हमें मिला। फिर उससे जैसे जैसे बड़ा हुए फिर हमने एक अपना घर बनाया। दैट मीन्स कि हर एक स्टेज पे ना हम अलग अलग तरीके से रह रहे हैं। तो एनिमल्स को भी ना हम अलग अलग तरीके से रखते हैं। जैसे अगर छोटा है तो उसे एक अलग रूम में रखेंगे, बड़ा हो गया है तो उसे अलग रूम में रखेंगे, प्रोडक्शन लेना है, पूरी एडल्ट है तो उसे अलग रूम में रखते हैं। तो यहाँ पे आता है ब्रूडिंग, डेयरिंग और ग्रोअर मैनेजमेंट। तो अगर कोई हेन 0 से लेकर 4 वीक तक होता है, मतलब वो 4 वीक का है, जैसे मान लो कि यहाँ हेन है और ये 4 वीक का है अभी, मतलब जन्म से लेकर 4 वीक तक हम किसको रखते हैं, ब्रूडिंग रूम में रखते हैं। तो जब 4 वीक तक एक साथ हम एनिमल्स को रखते हैं उसे हम ब्रूडिंग कहते हैं, या ब्रूडिंग एनिमल्स कहते हैं, या ब्रूडिंग हेन कहते हैं। रेयरिंग जब 4 से लेकर 8 वीक तक एक साथ रखते हैं। वहीं आ जाता है हमारा ग्रोअर मैनेजमेंट क्या होता है, तो ये 8 से लेकर हम 12 वीक तक रखते हैं, तो इसे हम ग्रोअर मैनेजमेंट कहते हैं। हालांकि लिखा होगा, इसको देखते हैं। अब देखो ब्रूडिंग हमने बताया क्या कि फर्स्ट डे टू 4 वीक, यानी कि 0 से लेकर आज जन्म लिया इस समय से लेकर जब तक वो 4 वीक का ना हो जाता है उस तक जब हम उसे रखते हैं, उस रूम को हम ब्रीडिंग रूम कहते हैं, या ब्रीडिंग एनिमल्स भी कह सकते हैं, ब्रूडिंग एनिमल्स भी कह सकते हैं। अब ब्रूडी है, ब्रूडी वहाँ पे था। ब्रूडी एनिमल्स किसे कहते थे, हेन का जब वो प्रोडक्शन देना बंद करता था। तो ये ब्रूडिंग है, ये भी याद रखना है कि दोनों में अंतर है। देखो ये ब्रूडिंग है और ये हमने बताया ये क्या है, ये ब्रूडी है, ब्रूडी। तो ये दोनों याद रखना कि ब्रूडी और ब्रूडिंग में क्या अंतर है। तो ब्रूडिंग का मतलब है कि जब 0 से लेकर 4 वीक तक एनिमल्स को एक साथ रखेंगे उस रूम को हम ब्रूडिंग हेन कहते हैं या ब्रूडिंग रूम कहते हैं। इसमें फर्स्ट वीक से लेकर 4 वीक तक रखते हैं और इसमें इसमें टेम्परेचर की अगर हम बात करें तो टेम्परेचर हम इसमें कितना दे सकते हैं, तो 95 डिग्री 95 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर दे सकते हैं। अब 95 फ़ारेनहाइट है तो इसे डिग्री सेल्सियस में भी कन्वर्ट करने आना चाहिए। तो इसके लिए भी सूत्र बताएंगे हम आगे। फिर रेयरिंग में 4 से 8 वीक बताया ही गया है। 8 से लेकर 12 तो नहीं 21 वीक तक हम क्या करेंगे, ग्रोअर मैनेजमेंट पे रखेंगे। अब जैसे ग्रोअर मैनेजमेंट करेंगे 21 वीक का हो गया, और हमने बताया था कि 21 से 22 वीक में वो स्टार्ट होता है रेयरिंग करना, उसको हम अलग रख देंगे क्योंकि हमें वहाँ से मीट प्रोडक्शन एक प्रोडक्शन लेना है। और 72 वीक तक वो एक प्रोडक्शन देगी। 72 वीक के बाद जब एक प्रोडक्शन देना बंद कर देगी तो उसे हम क्या कहेंगे, ब्रूडिंग एनिमल्स कहेंगे। अब फार्मूले की अगर हम बात करते हैं तो फार्मूला हमारे पास हो जाता है कि अगर आपको फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस, जैसे फ़ारेनहाइट दिया हुआ था इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, डिग्री सेल्सियस पहले लिखोगे चूँकि डिग्री सेल्सियस में बदलना है। फ़ारेनहाइट -32 × 5/9 ये होता है फ़ारेनहाइट में चेंज करना। अब देखो इसे ट्रिक से याद रखना, डिग्री सेल्सियस ना हमेशा कम होता है और फ़ारेनहाइट हमेशा ज़्यादा होता है। तो ज़्यादा के लिए जोड़ना पड़ेगा, अब कम के लिए घटाना पड़ेगा। तो अगर डिग्री सेल्सियस कम होता है तो इसके लिए फ़ारेनहाइट में से घटाना पड़ेगा हमें। इतना याद रख लोगे ना तो इतना से बन जाएगा काम। और फ़ारेनहाइट में हमें ज़्यादा होता है तो फ़ारेनहाइट में डिग्री सेल्सियस जो होगा उसमें जोड़ना पड़ेगा। तो जैसे देखो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस × 9/5 + 32। अब इसको एक बार निकाल के देखते हैं जो हमने आपको बताया कि 95 डिग्री, 1 मिनट देख लेता हूँ, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। तो अब इसको फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं कि कितना डिग्री होगा। ये तो पता है कि फ़ारेनहाइट 95 डिग्री होने वाला है, लेकिन डिग्री सेल्सियस कितना होगा, तो हम फ़ारेनहाइट को लिखेंगे 95 - 32 × 5/9, इस तरह लिख सकते हैं। अब 95 में से 32 घटाइए भाई तो 3, और 6 में से 9 में से 3 गया 6 × 5/9, 9 × 7 = 63, तो 35 आ गया। 9 बचे 35, 7 बचे 35, ये 7 से गुना किया हमने 5 मरतबा, तो ये कितना हो जाएगा 35 डिग्री। तो आपको कन्फ्यूज़न करने के लिए भी तो पूछ सकता है कि बताइए इतना फ़ारेनहाइट है तो इसे डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कीजिए, या फ़ारेनहाइट दे देगा और बोल देगा कि 35 डिग्री, तो डिग्री में निकाल कर बताइए। तो आपको इस तरह से इस फार्मूले को लिख लेना है, और इस फार्मूले को जब भी कोई डिग्री सेल्सियस में दे तो फ़ारेनहाइट में चेंज कर लेना, फ़ारेनहाइट में दे तो उसे डिग्री सेल्सियस में चेंज कर लेना। अब होता है ग्रीट।
ग्रीड का मतलब होता है ना, ये एक प्रकार का फूड ही होता है, एक प्रकार का कंसंट्रेशन होता है। जब राशन मैनेजमेंट हमने देखा था तो उसमें पता चला था कि कंसंट्रेशन क्या होता है। तो वो मार्बल का ना एक छोटा छोटा टुकड़ा होता है। अब देखो मार्बल तो स्टोन है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो स्टोन काट लेगी। तो उसका ना छोटा 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 पीस बना देते हैं, बहुत छोटा छोटा पीस बनाते हैं, बहुत छोटा छोटा, जितना आप समझ सकते हो। फिर उसे एनिमल्स के खिलाते हैं ताकि उसका ना डाइजेस्टिव जो सिस्टम है ना वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए, किसी प्रकार का भोजन वो पाचन कर सकता है। तो ये होता है। बाकी फ्लशिंग से हम कल स्टार्ट करेंगे। फ्लशिंग क्या होता है, फ्लशिंग का क्या एडवांटेज है, फ्लशिंग क्यों करते हैं, ये सारी चीज़ें टर्मिनोलॉजी में ही हम कल देखेंगे। तो आई होप आप सबको सारी चीज़ें समझ में आया होगा, क्योंकि हमने पूरे प्रयास के साथ पूरे प्रयास के साथ मैंने ये सारी कोशिश किया कि आपको एक एक लाइन समझ में आ जाए। और हाँ, हो सकता है कि यहाँ पे पढ़ाया गया जो आपको याद ना हुआ हो, लेकिन आप जैसे घर जाओगे इसको थोड़ा सा भी देखोगे ना तो आपको सारी चीज़ें, सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे, और फिर आप आसानी से इसे लर्न कर सकते हो। तो चलिए, आप लोग से मेरा यही आशा रहेगा कि जो पढ़ाया गया है उसको याद करके आना है और उसको रिवाइज करना है, इसका एक अलग से प्रॉपर नोट्स बनाना है। और एनिमल्स हस्बेंड्री का मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या, 99% ही नहीं 100% आपको हम यहाँ पे जीव का एग्ज़ाम से पहले सिलेबस कवर कर देंगे, सिलेबस कवर कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा। फ्लशिंग से हम स्टार्ट करेंगे कल की क्लास में। आज हम लोग इतना ही देखेंगे और फिर हम मिलते हैं कल क्लास में। बाकी कोई डाउट होता है तो कमेंट में लिख दे, पर्सनल आप हमें डीएम भी कर सकते हैं। अब डीएम कैसे करें, तो नंबर नोट कर लीजिए 8076921823। यहाँ दिख नहीं रहा होगा लेकिन हमने बोल दिया तो नोट कर लेंगे। बाकी अगर लग रहा है कि 1% भी आपको ये चैनल थोड़ा सा भी इफ़ेक्टिव है इन्फॉर्मेशन के मामले में, एजुकेशन के मामले में, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और एक दूसरे को भी भेजें ताकि आप ही का बीच का कोई लड़का यहाँ पे आया है और आपको एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाने का प्रयास कर रहा है। तो थोड़ा सा भी लग रहा है कि ये चैनल हमारे लिए इन्फॉर्मेटिव है तो अपने भाई को सपोर्ट करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।